नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 18 दिसंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस यहाँ पे देखेंगे आसाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, अगर इसको हम लोग देखना है तो उसको हम लोग को प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पे बात की जा रही है आसाम में एक नए टाइप ऑफ स्कूल खुलने की, दैट इज़ जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। तो बोला जा रहा है 2024 से, नेक्स्ट ईयर 2024 से आसाम में भी स्कूल ऑफ हैप्पीनेस खोला जाएगा। नाउ स्कूल ऑफ हैप्पीनेस है क्या? देखो, ये पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये इसीलिए बोला गया इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्कूल, जो क्या जिस स्कूल में लेसन्स इम्पार्ट किए जाएंगे। और वो कैसे लेसन्स होंगे? ह्यूमैनिटी के, सोसाइटी जिससे कैसे हैप्पी हो सके उसके। और ये स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन असम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स को इंटेल करता है, जिसमें आता है कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी। ठीक है, सो यस, क्लियर है दैट दीज आर द रीजन्स। नाउ समझते हैं दैट ये स्कूल ऑफ हैप्पीनेस असम में अचानक से क्यों खोलने की बात की जा रही थी, पहले क्यों नहीं था। देखो क्या हो रहा है ना, अभी अगर असम के आजू बाजू जितने भी सारे स्टेट्स हैं, वहाँ के जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन समीकरण निकल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में हम लोगों को क्या देखने को मिला? अभी बहुत बड़ा एथनिक क्लैश देखने को मिला, जहाँ पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को बिल्कुल ही नहीं देख पा रही है। राइट, सो ये चीज़ देखते हुए कहीं ना कहीं बताया जा रहा है दैट ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का भी अगर पास्ट ईयर का हिस्ट्री देख लीजिएगा, क्लियरली बोला गया है दैट इसी तरीके का कुछ 50 इयर्स ऑफ मूवमेंट हमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में देखने को मिला है एक स्टेटहुड के लिए। राइट, और ये एक ऐसा रीजन है विच इज़ वेरी मच वल्नरेबल टू द रीजन्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, और यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए ये स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बोला जा रहा है दैट वो 2024 से इसमें खोला जाएगा। राइट, तो वो कहाँ पे खोला जाएगा? असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट के बिजनी वाले रीजन्स में। राइट, कहा जा रहा है यहाँ के इसका फाउंडेशन रखा जाएगा ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। याद रहेगा? राइट, कहाँ पर? असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट के बिजनी रीजन में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव होगा दैट वहाँ के जो लोगों हैं, यूथ्स हैं, वहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स है, कम्युनिटी लीडर्स इन द सेंस जैसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, से फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, तो इनके कोई तो लीडर होंगे। हर एक लीडर्स को, क्योंकि देखो क्या होता है ना, लीडर्स आर द वन जो क्या एक्चुअली लीड कर सकते हैं अपने कम्युनिटी को। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का लीडर अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो अगर कुछ भी बोलेंगे तो पूरा इंडिया करेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? वो है लीडर। राइट, सो अब वैसे ही अलग अलग कम्युनिटीज़ के भी लीडर होते हैं, और इन लीडर्स को ही बेसिकली ये नॉलेजेस प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए बोला दैट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है दैट यूथ और कम्युनिटी लीडर्स में हमको ह्यूमन वैल्यू को इंटेल करना पड़ेगा, जिससे वहाँ की यूथ्स ले लो, वहाँ के नॉर्मल लोग ले लो, वेरियस कम्युनिटी के पीपल ले लो, वेरियस ट्राइबल पीपल ले लो, और उन कम्युनिटीज़ के लीडर्स, सो दैट दे कैन को एग्जिस्ट इन द रीजन। राइट, वो लोग एक साथ ही को एग्जिस्ट, क्योंकि देखो एक्चुअली में अगर देखोगे वो अपने रीजन में ही अलग अलग लोग रहते, तो ऑफकोर्स सबके अलग अलग फेथ है, सबके अलग अलग कल्चर है, सबके लैंग्वेजेस अलग है, एथनिसिटीज़ अलग है। ठीक है, और इन डाइवर्स फेथ, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड एथनिटीज़ को इंटेल करने के लिए ही बेसिकली इन कम्युनिटीज़ का यहाँ पर बात बोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात बोलेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों आर्टिकल है मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा इंडिया देख लोगे, लैंड रिफॉर्म्स पहले तो हुई थी, बट अभी लैंड्स की क्या है ना दैट बहुत समय यहाँ पे माफियाज बहुत काम करते हैं, और माफियाज के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जिनका अपना लैंड है वो अपना लैंड खो देते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं लैंड्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। राइट, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास जो फिजिकल लैंड का ओनरशिप है ना, उसको डिजिटल में भी
उस लैंड जो गूगल मैप में जो भी डिजिटल मीडियम रहेगा, उस मैप में जो उस लैंड का पैच आएगा ना, जैसे वहाँ पे कर्जर लाया जाए तो आपका नाम आ जाना चाहिए, समझ रहे हो? तो वही होता है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल लैंड ओनरशिप एंड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट को ही कहा जाता है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। नाउ ये किया क्यों जा रहा है? ये किया इसलिए जा रहा है जिससे कि सिस्टम को हमारा एफिशिएंट बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड ओनरशिप, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड डिटेल्स। अब ये जो प्रोग्राम है दैट इज़ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग DILRMP भी बोल रहे हैं, इसके अगर कुछ बेनिफिट्स देख लीजिएगा क्या क्या है। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स के बाद जो है हम लोग बेसिकली इसके कंसर्न्स या फिर लूपहोल्स भी डिस्कस करेंगे, राइट? बट लेट्स सी फर्स्ट द बेनिफिट्स, दैट इज़ हम लोग जो डिजिटल कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स को थ्रू दिस प्रोग्राम, उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी को ये प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी को तो प्रमोट करता ही है, बट साथ ही साथ जो भी कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करते भी हैं उसको भी एलिमिनेट करता है। कोई भी अगर एरर्स या फिर फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं, अब देखो एरर, फ्रॉड, डिस्क्रिपेंसीज कहाँ पर होंगे? जहाँ पर अगर कोई भी चीज़ मैनुअल होगा, बट कोई भी चीज़ अगर डिजिटल हो जाए, क्या वहाँ पे एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, डिस्क्रिपेंसीज होने की प्रोबेबिलिटी है, फ्रॉड्स होने का प्रोबेबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रोवाइड करता है एक एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन, दैट इज समय के साथ साथ जो है ना इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे सोचो एक लैंड है, राइट? अब सोचो आपका इधर से एक नदी बह रहा था, बट इन लोगों ने क्या किया दैट इस रीजन में मिट्टी भर दिया, तो और नदी का जो बहाव है उसको डाइवर्ट कर दिया आपके ज़मीन से, समझ लो बात? अब क्या हुआ? ये तो आपका नुकसान हुआ ना। अब यहाँ पे क्या होगा दैट अगर हम डिजिटल सारे चीज़ें रहे तो पहले से उस रिकॉर्ड में रहेगा, अरे भाई इस लैंड से तो कोई नदी बह नहीं रहा था, बट गांव वालों ने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी भर के जिससे क्या इसको ज़मीन में कन्वर्ट किया जा सके, इस नदी को बहाव चेंज कर दिया, राइट? तो वही बोला जा रहा है, इससे हम लोग को एक एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है दैट उस लैंड की ओनरशिप, बाउंड्रीज, ट्रांजैक्शंस ओवरऑल कौन करती है, राइट? ये नहीं, ये इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को भी इन्हांस करता है। यही नहीं, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे करप्शन को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, पहले जो है मैनुअल लैंड रिकॉर्ड्स रखा जाता था तो करप्शंस होते थे। अभी क्या हो रहा है, अब सारा प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया गया है, इससे ह्यूमन का इंटरेक्शन ही घट गया, तो करप्शन क्या होगा भाई, राइट? नेक्स्ट इज करप्शन के साथ साथ तो रिड्यूस हो ही रहा है, बट साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स हो रहे हैं ना वो टैम्पर प्रूफ है, दैट इज़ एक बार जो रिकॉर्ड चढ़ गया, सोचो वही बोल रहा हूँ ना, एक बार अगर ये ज़मीन का रिकॉर्ड चढ़ गया सरकारी खातों में, क्या उसको चेंज किया जा सकता है? अरे ज़मीन रबर थोड़ा ना है उसको खींच लो लंबा कर दो, नहीं ना, वो तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए बोला गया दैट अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड्स को टैम्पर ही नहीं कर सकते तो इसको क्या हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? नहीं, मतलब इनडायरेक्टली फ्यूचर में जो करप्शन हो सकता था क्या वो होगा? नहीं। नेक्स्ट इज प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं अगर ये देख लीजिएगा इनिशिएटिव, ये फैसिलिटेट करता है एक्सेस ऑफ क्रेडिट किन के लिए? रूरल लैंड ओनर्स के लिए, और इसी से अलाउ होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर चाहे तो एक्सेस कर सकता है लैंड ओनरशिप एंड वैल्यू कर सकता है एफिशिएंटली फॉर ट्रांसपेरेंट लैंड लोन प्रोसेसेस को। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्या होता है ना दैट बहुत समय अगर आप जैसे आप ले लो कोई भी आपको सरकारी स्कीम्स का फाइनेंस अगर लेना हो ना, तो आपके पास अगर आप किसान हो, आपके पास अगर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर है तो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कोलैटरल में तो आपको ज़मीन का कागजात देना पड़ता है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है अगर ये ऑनलाइन ही रहेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आराम से समझ पाएंगे दैट ये किसका है, और लोन प्रोसेस को ज़्यादा ईजी कर दिया जा सकता है। ज़्यादा अभी जो जैसे बहुत टाइम लगता है किसानों को लोन पाने में, वो जो टाइम है वो बहुत हद तक घट जाएगा। इससे इनेबल होगा बेटर लैंड प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डेटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब लैंड प्लानिंग क्योंकि बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा दैट डेटा जो उन्हें मिल रहा है वो एक्यूरेट मिलेगा, जिससे जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा, राइट? यही नहीं, ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन रूरल डेवलपमेंट, जो क्या इंश्योर करेगा एफिशिएंट एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है रूरल डेवलपमेंट्स में
काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करता हुआ देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इज़ अदर बेनिफिट्स, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है अगर लैंड को हम लोग डिजिटल रिकॉर्ड करें तो। एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्विफ्टली, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ दैट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडाइट हो जाएगा। यस एब्सोल्युटली। और इससे जो है ना कहीं कोर्ट्स को भी इजी होगा, तो कोर्ट्स को भी जो है डिस्प्यूट को सेटल करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कोर्ट्स के पास भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना, तो खटाखट सब कुछ हो जाएगा, राइट। सो वही बोला गया दैट इनफैक्ट एक नीति आयोग का पेपर भी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, जिसमें बोला गया था दैट कोई भी जो लैंड डिस्प्यूट होता है ना, ऑन एन एवरेज अगर देख लीजिएगा इट टेक्स 20 years टू बी रिजॉल्व। तो आप खुद सोचिए, अगर ये सब चीज़ें डिजिटाइज हो जाएंगी तो मैनिपुलेशन करना तो टफ हो जाएगा ना। तो यही तो बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया प्रिजर्व्स लैंड रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। देखो इससे फ़ायदा क्या है ना, दैट लैंड रिकॉर्ड्स अभी आपके पास अगर बाई चांस अगर सोचो कागज़ खो गया या फिर कुछ हो गया, तो आपके पास उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड कुछ मेंटेन नहीं है। बट अभी क्या कर रही है, बाई चांस अगर आपका कागज़ खो भी गया तो सरकार के पास एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन है। इससे क्या होगा दैट आपके लैंड के ओनरशिप को कोई टैम्पर नहीं कर सकता। यही नहीं, मिटिगेट इससे किया जा सकता है रिस्क ऑफ लूजिंग क्रिटिकल लैंड इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स या फिर एक्सीडेंट्स। बहुत समय नेचुरल डिज़ास्टर्स एक्सीडेंट्स हो जा इंसिडेंट्स अकर हो जाते हैं, जैसे कभी कभी आपका फॉरेस्ट फायर हो सकता है, कभी कभी आपका ओवरऑल लैंडस्लाइड्स हो सकता है। तो ये सब के लिए भी बहुत समय क्या होता है ना दैट लैंड रिकॉर्ड्स का क्विक अगर हमें डेटा मिल रहे तो इट बिकम्स वेरी मच ईजी फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, राइट। तो सवाल ये भी होता है दैट जो इस डिजिटल जो रिकॉर्ड हम लोग ले रहे हैं लैंड्स का, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस किस के थ्रू ले सकते हैं। पहला तो एक है उल्पिन नंबर, बहुत समय आप सुना होगा ULPIN उल्पिन नंबर, जिसका मतलब है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है ना, वैसे कोई भी लैंड या फिर कोई भी प्लॉट का जो उल्पिन का मतलब होता है वो भी उस लैंड का आधार कार्ड है। मतलब ईच लैंड पार्सल या फिर प्लॉट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। Next is National Generic Document Registry System. Now, One Nation One Card Software System सुना तो होगा, राइट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिससे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो उसको आराम से मैनुअल प्रोसेस के थ्रू कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बोला जा रहा है दैट लैंड रिकॉर्ड्स इन एनी लैंग्वेज। आपको पता है शेड्यूल 8 के that constitution to break the linguistic barriers in the land, मतलब under the schedule 8 of the constitution जो है वहाँ पे clearly लिखा हुआ है that various languages are being promoted, so that's why ये भी बोला गया land records भी जो है अगर अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज है तो yes it is being required in that, right। so various schemes ऐसे कौन कौन से हैं जिससे कि लैंड को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, तो और वो स्कीम्स के नाम है, पहला नाम है स्वामित्व स्कीम। ना ये स्कीम का क्या काम करती है, देखो इससे जो भी आपका लैंड है ना, जो भी अनमैप्ड लैंड है या फिर इनहैबिटेड पार्ट ऑफ रूरल लैंड है, उनको जो डिजिटाइज करने की कोशिश की जाएगी थ्रू द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट इज बोला गया प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिससे क्या कोऑर्डिनेट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूजिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये भी तो एक पार्ट है ना लैंड मॉडर्नाइजेशन का। नेक्स्ट इज भूमि प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक में लॉन्च हुआ है, राइट। इसका फ़ायदा क्या है, डिजिटाइज किया जाता है लैंड रिकॉर्ड्स फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। वैसे ही उत्तर प्रदेश का भूलेख, राइट, ये डिजिटाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इससे किया जाता है। वैसे ही आता है तेलंगाना में धरानी, जिसमें ऑनलाइन मैनेजमेंट किया जाएगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड्स का, राइट। वैसे ही आता है ई धरती, जी हाँ हरियाणा का ये है ना। ये ऑनलाइन एक्सेस होता है लैंड रिकॉर्ड्स, साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ मैनुअल प्रोसेस। मतलब लैंड रिकॉर्ड जो है इससे आप ऑनलाइन एक्सेस तो कर ही सकते हैं थ्रू ई धरती, बट साथ ही साथ आप मैनुअल प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको डिजिटाइज कर दिया गया है, तो इससे तो फ़ायदा ही है। नेक्स्ट इज भू अधिकार महाराष्ट्र में, जी हाँ, इसमें बोला गया डिजिटाइज करना है
इसके अंडर काम किया जाता है दैट लैंड रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटाइज किया जाता है और स्ट्रीमलाइन किया जाता है लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को। नाउ सवाल ये भी होता है दैट क्या क्या ऐसे चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहा है। देखो अभी तक जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स डिस्कस किए ऑफ कोर्स वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के थ्रू किया, जिसको हम लोग अगर कल को क्वेश्चन आ जाए दैट असम में जो है लैंड रिकॉर्ड्स को हमको प्रमोट करना चाहिए या फिर लैंड रिलेटेड अगर आर्टिकल्स आ जाए तो यस इसके भी पॉइंट्स आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो भी चैलेंजेस अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया का है। इसका मतलब क्या, ऑफ कोर्स इंडिया के वेरियस स्टेट्स का भी है जिसमें आसाम भी आता है। जैसे आसाम में ही अगर बात करें तो यस देयर इज़ अ लैक ऑफ मैन पावर। जी हाँ, अब आपको अगर लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करना है कैसे करोगे, आपके पास तो मैन पावर ही नहीं है, राइट। तो यस देयर इज लैक ऑफ मैन पावर। दूसरा स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसे बोला गया है लैंड ओनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो कि मेंटेन किया जाता है बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखो ये क्या है ना दैट ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है दैट लैंड रिकॉर्ड अगर करना है तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। आप देखो हम लोग को कोई भी चीज़ इजी कैसे होगा, अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक विंडो में हम लोग डाल देंगे वो लैंड रिकॉर्ड, और अच्छा अगर से फॉर एग्जांपल कल को मेरे और मेरे भाई के बीच में बंटवारा होगा, राइट, तो मेरा काम क्या है दैट मैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है उन लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल्स जो है सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार भी उधर से ऑनलाइन ही डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर दे, राइट। तो इससे क्या होगा, जो कम्बरसम प्रोसेस है वो एकदम स्लो मतलब ईजी तरीके से हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बोला गया हाई कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अब देखो क्या है ना दैट लोग जो है ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, द रीज़न भी दैट प्रॉपर्टीज़ के जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप खुद सोचो, आप अगर लैंड के कर रहे हो या फिर प्रॉपर्टी के कर रहे हो और वहीं पर अगर रजिस्ट्रेशन फीस ही आपको 3 लाख देना पड़े, भाई मेरा लैंड है, मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ और मेरे को ही पैसे देने पड़ रहे हैं, ऐसा है क्या, राइट। तो ये चीज प्रॉब्लम है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लीड्स टू पीपल अवॉइडिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का एक एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। इसमें जो है ना रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन, क्लियरली बोल दिया गया। अब देखो अब आप सोचो, आप लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वेरियस सोचो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। इसमें मान लो दैट इन टोटल 12 ट्रांजैक्शंस है, राइट। अब 12 ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं चाहिए होता है ना। कुछ ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। अब देखो ये तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और भी बढ़ा दे रहा है ना। मतलब सोचो ये वाला इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है और इसमें मैंडेटरी नहीं है और इसमें मैंडेटरी नहीं है, राइट। अब या तो आप सब में लो या तो सब में मत लो, राइट। तो इससे प्रॉब्लम क्या है दैट इससे जो है कॉम्प्रीहेंड करना प्रॉब्लम हो जाता है एज टू कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसका मैंडेटरी है, कौन सा ऐसा नहीं है। वैसे ही अगर एक बहुत बड़ा चैलेंजेस जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है वो है प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बोला गया कोई भी स्टेट या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी इट हैज़ अ फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन द सेम डे एज रजिस्ट्रेशंस इंडिकेटिंग सो प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट ऐसा कोई भी स्टेट या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो क्या ऑनलाइन ही मॉडिफाई कर सके इन रिकॉर्ड्स को सेम डे में। इनफैक्ट ये प्रोग्रेस भी जो काफ़ी ज़्यादा स्लो टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए बोला गया है दैट ये एक इंडिकेट कर रहा है स्लो प्रोग्रेस। नेक्स्ट वीक लिंकेज। अब क्या होता है ना बहुत समय डिसजॉइंटेड कम्युनिकेशंस होता रहता है, मिस कम्युनिकेशंस हो जाता है जिसके कारण डिस्पैरिटीज़ हमको देखने को मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे डिपार्टमेंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो इसका पता भुगतान किसको करना पड़ेगा। ये जो भी स्पेशल लैंड रिकॉर्ड्स या फिर टेक्सचुअल लैंड रिकॉर्ड्स होती है ना उसके बीच में भी डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिल जाता है इसके कारण, राइट। नेक्स्ट इज बोला गया दैट देयर इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग दैट इज द रिस्क ऑफ लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर देख लीजिएगा लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, ये भी है। नेक्स्ट इज इट हिंडर्स द गोल ऑफ मेंटेनिंग प्रिसाइज एंड अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। कहीं ना कहीं लिंकेजेस ही प्रॉपर नहीं है तो अपडेशन जो होगा लैंड रिकॉर्ड का वो कैसे प्रॉपर होगा भाई, हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें। सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। देखो हम लोग को ना अलग अलग सेक्टर में काम करना पड़ेगा, साइलोज में हम लोग को देखने पड़ेंगे चीज़ों को, राइट, जिससे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चेंजेस ला सके लैंड रिकॉर्ड्स में। जैसे सबसे पहला जो रिकॉर्ड चेंज यहाँ पे बोला गया वे फॉरवर्ड पॉइंट, वो बोला गया हम लोग को दैट हम लोग को रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी इन लेजिस्लेटिव सेक्टर।
an important legislative reform missing in the land record modernization effort of the government is revamp of the process of document registration. जी हाँ, कहीं ना कहीं में डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फिर से रिवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम लोग जो जी रहे हैं वो कॉलोनियल एरा वाले जो डॉक्यूमेंट अपडेशन प्रोसेस है ना, उसी से के साथ जी रहे हैं. हमें प्रमोट करना पड़ेगा यूनिफॉर्म अप्रोच. इनफैक्ट बोला गया द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक नेसेसरी स्टेप्स जिससे प्रमोट किया जा सके एक यूनिफॉर्म अप्रोच अक्रॉस द सेंटर या फिर स्टेट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एक ट्रांजिशन प्लान हमको बनाना पड़ेगा. देखो ट्रांजिशन प्लान किस सेक्टर में बताओ तो. देखो एक्चुअली में क्या है ना, अगर इंडिया में देख लोगे डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है. दैट इज अगर हम लोग तो डिजिटल, आप लोग तो डिजिटली ये लेसन्स देख रहे हो, बट व्हाट अबाउट द पर्सन्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, इज ही हैविंग द एक्सेस टू दिस थिंग? नो, राइट. तो यहाँ पे बोला गया दैट ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको हम लोग को फिलअप करने की ज़रूरत है. इसीलिए गवर्नमेंट को एक चॉकआउट करना पड़ेगा ट्रांजिशन प्लान जिससे इम्प्लीमेंट किया जा सके इस टाइप के रिफॉर्म्स को, जिसका एम है एट शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज बोला गया है उल्पिन के बारे में, दैट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर. देखो एक्चुअली में तो हम लोगों ने वे फॉरवर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया, बट ये जो आर्टिकल में जो है ना उल्पिन के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, जो क्या जैसे मैंने बोला था ना जब आपको, जैसे हम लोग का आधार कार्ड है वैसे ही लैंड का भी आधार कार्ड को उल्पिन कहा जाता है. तो यस, ये क्या है, ये एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है. देखो अभी जब जो था वो मेंस का एनालिसिस था, अभी प्रीलिम्स में भी तो इसके बारे में भी तो कुछ पूछ सकते हैं. तो ये क्या है, ये एक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक पार्सल ऑफ लैंड के लिए होता है ना. इसको बोला जाता है आधार ऑफ लैंड. ठीक है. नाउ उल्पिन जो है उसको रिगार्ड किया जाता है एज अ डिजिटल रिवॉल्यूशन इन लैंड ओनरशिप. क्यों? क्योंकि इस उल्पिन में आपको आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉपर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंड पार्सल. जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको 10 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ से 11 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट. इसका 25 डिग्री लैटिट्यूड है और सॉरी ये माफ़ करना, ये 25 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 27 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये वाला जो है 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. तो आपका सोचो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लैंड, राइट. तो आपके जो इसमें है ना दैट इज़ रिकॉर्ड्स में क्लियरली मैंशन किया हुआ रहेगा दैट यस दिस इज़ दैट रीजन, और इसके इधर और मतलब इसी के बीच वाला लैंड जो है वो आपका है, राइट. मतलब कहीं ना कहीं इससे लैंड बैंक का डेवलप होगा, जिससे क्या इट विल लीड टुवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको बताइए, ये क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ दैट आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते होंगे. सो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जस्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WHO का यह आर्टिकल. यहाँ पे बात की जा रही है ई सिगरेट्स के बारे में. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट किया है दैट ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है ई सिगरेट, कहा जाता था इसको क्यों लाया गया था, क्यों जिससे क्या लोग रियलिटी वाला सिगरेट पीना बंद करें, बट उल्टा हो रहा है. यहाँ पर पॉपुलेशन लेवल में जो टोबैको यूजेजेस है ना वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है. इसीलिए बोला गया है ई सिगरेट जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन इफेक्टिव फॉर द क्विटिंग टोबैको यूज़. तो सवाल होता है ई सिगरेट्स होता क्या है? ये भी काइंड ऑफ सिगरेट्स ही होता है. इसमें भी जो है लोग जो है क्या करते हैं, निकोटीन या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइसॉल, ग्लाइसरीन, फ्लेवरिंग या फिर डिफरेंट अदर केमिकल्स जो है इस मशीन के भीतर घुसा दिया जाता है और इसको ऑन कर दिया जाता है, स्विच ऑन किया. जैसे स्विच ऑन किया जाता है ना तो वो मशीन की जो लिक्विड्स है वो हीट अप हो जाती है, राइट. और वो हीट अप होकर जो एरोसॉल्स बनती है उसी एरोसॉल्स को आप अपने फेफड़ों पर घुसा रहे हो. तो सवाल होता है दैट इसको क्यों, वाई दिस ई सिगरेट्स आर द प्रॉब्लम. क्योंकि देखो मेन कंसर्न जो है ना इसका एडिक्शन को लेकर है. क्योंकि देखो आप अगर नॉर्मल सिगरेट अगर पी लो और ई सिगरेट में आसमान जो आपको थोड़ा नया सा दिख रहा है ना, राइट. सो वही बोला गया ई सिगरेट्स आर हाईली एडिक्टिव एंड हार्मफुल, जिसका पोटेंशियल है दैट लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट भी ये क्रिएट कर सकता है, जैसे कैंसर, हार्ट या फिर लंग डिसऑर्डर्स भी इससे क्रिएट हो सकता है. ये जो एरोसॉल्स जो आप खींच रहे हो ना, ये बहुत सारे जो अनवांटेड मेटल जैसे लेड, क्रोमियम, निकल ये भी इंक्लूड करते हैं, और फॉर वेरियस केमिकल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड. इनफैक्ट जो 13 साल से 15 साल वाले बच्चे हैं ना वो लोग भी ई सिगरेट्स पी रहे हैं, एंड दैट टू एट अ हायर रेट्स. इनफैक्ट
अगर 16 से 19 साल के बच्चों के बीच में ई सिगरेट्स का सेवन देखोगे तो 2017 से लेकर 2022 के बीच में ये नंबर्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो सवाल होता है कि क्या इंडिया की तरफ से इसको रेगुलेट किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो कैसे? देखो, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट दैट इज़ 2019, पेका एक्ट ऑफ 2019, ये इंडिया में प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट किसका? ई सिगरेट का। रिसेंटली क्लासीफाई इसको किया गया एज क्लास ए पॉइजन इन कर्नाटक। ठीक है, तो अनडाउटेडली यस, दीज आर द रेगुलेशंस विच आर देयर फ्रॉम इंडियाज गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज पीआईबी का ये न्यूज़ है, यहाँ पे बात करेंगे मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है अगर देख लीजिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में। मेंस पर्सपेक्टिव में अगर इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा तो इसका इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हैं दैट इससे जो है रोड एक्सीडेंट्स घट सकता है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ इससे रोड एक्सीडेंट घट रहा है? पहले इस क्वेश्चन का समझते हैं दैट ये क्यों था। देखो, कुछ कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं ना। कौन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट की टेक्निकल कमेटी, जिसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रेगुलेटिंग रूल टेक्निकल स्टैंडिंग कमेटी तो है ही, बट साथ ही साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी भी है। ये वर्क कर रही है जिससे ये फॉर्मुलेट कर सके एक स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड होगा फॉर MOIS दैट इज़ मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किस में ऐसा सिस्टम है जो क्या व्हीकल्स में लगाया जाएगा ना। मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है जिसको डिज़ाइन ही किया गया है दैट जिससे ड्राइवर्स को हेल्प किया जा सकता है ड्यूरिंग द लो स्पीड मूविंग ऑफ मैनूवर्स। बहुत समय क्या होता है दैट मैनूवरिंग करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है दैट लो स्पीड जिससे मूविंग ऑफ मैनूवर किया जा सके, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सामने आजू बाजू से अगर से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रूट, राइट। अब यहाँ से कोई इंसान या फिर गाड़ी आ रहा है, आपका गाड़ी यहाँ से जा रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हॉट स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अगेन दीज आर बाउंड्री वॉल्स दैट आर गिवन, राइट। अब इस सिस्टम से क्या होगा ना, आपके गाड़ी में ऑलरेडी एक हॉर्न या फिर एक अलार्म बजना स्टार्ट कर देगा, है ना। वो सामने वाला जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को बता देगा दैट आजू बाजू वाले रीजन से क्या आ रहा है। तो वही बोला गया दैट ये सिस्टम जो है ये डिटेक्ट करता है एंड इन्फॉर्म करता है ड्राइवर्स को किसके रिलेटेड, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉरवर्ड ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द व्हीकल। मतलब यही देखो, यही है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ये जो व्हीकल जैसे ही इसका आएगा उनको पता नहीं है ये कितने तेजी से आ रहा है, तो दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, राइट। तो इसको बनाया ही जा रहा है जिससे रोड सेफ्टी को इन्हांस किया जा सके। एडिशनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी बोला है दैट इन्हें डेवलप कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम, है ना, जिससे एक्सपेडाइट किया जा सके इमरजेंसी रिस्पांस कॉल को। और ये ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस कॉल होंगे विच विल अलाइन विद द ब्रॉडर फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ट्रैफिक सेफ्टी एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988, right? So this was the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।